नमस्कार। देखिए, सुनते तो हमें कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ऐसा मुमकिन एक बार जो है वाजपेयी साहब के कार्यकाल में हुआ था। वाजपेयी साहब ने जब वो प्रधानमंत्री थे तो नेवी के जो चीफ को एडमिरल विष्णु भागवत को उन्होंने बर्खास्त किया था। एक आर्टिकल 310 के तहत पावर होती है जो कि कोर्ट मार्शल से बड़ा काम होता है। उन्होंने उनको सीधा ही बर्खास्त कर दिया था क्योंकि उन्होंने कई बार अनुशासनहीनता की थी और आर्मी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और जो सरकार अनुशासनहीनता को बर्दाश्त करती है, इनडिसिप्लिन को बर्दाश्त करती है, वो सरकार कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को कमजोर करती है। देखिए, आपको मैंने नेपोलियन की कहानी सुनाई थी। नेपोलियन क्या करता था? नेपोलियन से बड़ा कोई सेनापति दुनिया में अब तक माना नहीं जाता। और नेपोलियन क्या करता था? जब किसी नई सैनिक को, किसी अफसर को सेना में रिक्रूट करता था, नेपोलियन उनको एक टेस्ट लेता था। नेपोलियन उनको पानी में उतारता था, नदी में, और कहता था पानी को बांट दो। अब आप भी सुनोगे, प्लीज ठीक सुन रहे हो आप, पानी को बांट दो। तो आप कहोगे पानी को बांटा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है, पानी को बांटा नहीं जा सकता, लेकिन नेपोलियन ये टेस्ट करता था। जो उनका आदेश मान करके नदी में उतर जाता था सैनिक या अफसर और पानी को बांटने की कोशिश करता था, तलवार मार करके, बंदूक मार करके, बंदूक के बट से, डंडे से, सेना में वही रहता था। और जो अधिकारी या जो सैनिक उनके इस आदेश पे सवाल उठाता था कि कैसे संभव है, उनको वो सेना में नहीं लेते थे, सेना से सीधा बाहर कर देते थे। क्योंकि नेपोलियन का यह मानना था कि सेना का काम जो है अफसरों के आदेश को मानना है और अफसरों का काम है राजा के आदेश को मानना। इसमें अगर कहीं भी कोई किंतु परंतु होता है तो सेना कमजोर होगी, सेना कमजोर होगी, देश कमजोर होगा। यही कारण रहा है कि नेपोलियन से बड़ा कोई सेनापति दुनिया में आज तक माना नहीं जाता। और एक छोटी सी बात पर जब एडमिरल विष्णु भागवत ने मनमोहन इसकी वाजपेयी सरकार की एक बात मानने से मना कर दिया था, तो उन्होंने सीधा वाजपेयी साहब ने, जिनको इतना दयालु माना जाता है, सोट माना जाता है, लेकिन वो उसका परिणाम जानते थे कि अगर एडमिरल विष्णु भागवत को छोड़ा गया तो ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ये देश के लिए खतरनाक हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बिना कोर्ट मार्शल किए एन विष्णु भागवत को सीधा ही सेवा से बर्खास्त कर दिया था। उस समय वो नेवी चीफ थे। सोचे, नेवी चीफ जैसे बड़े पद को उन्होंने एक मिनट नहीं लगने दिया था, उनको सीधा बर्खास्त कर दिया था। कोर्ट मार्शल से बड़ा ये बर्खास्त की हो जाती है। कोर्ट मार्शल के बाद अंतिम परिणति ये होती है बर्खास्त होना। लेकिन वाजपेयी साहब ने आर्टिकल 300 के एक पावर होती है, उसको सीधा इन्वोक करके एडमिरल विष्णु भागवत को सीधा बाहर बिठा दिया था। और उसके बाद काफी समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन नरवणे साहब ने, जो हमारे फॉर्मर जो आर्मी चीफ रहे, नरवणे साहब ने एक ऐसा खेल खेला है। अगर सरकार ने इनके खिलाफ समय रहते कदम ना उठाए या नरवणे साहब ने स्थिति क्लियर ना की, तो आने वाले समय में हम काफी चीजें ऐसी देखने को मिल सकती है जो ना केवल हमारी सेना के लिए ठीक नहीं होंगी बल्कि हमारे देश के लिए भी ठीक नहीं होंगी। बात करता हूं पूरा क्या नया मामला इसमें आया, क्या नया खुलासा हुआ है। अब इससे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जल्दी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर 50,000 के पार कराए। बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद लिखिए। और जो भी आपको अच्छा लगे लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल सब्सक्राइब किया। नहीं किया तो कर लीजिए आप। चलिए बात करते हैं। देखिए, नरवणे साहब की किताब पे बवाल हुआ। और ये बवाल जो हुआ है सरकार की जांच में, क्योंकि दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसकी जांच कर रही है। ये जांच तो वो जांच हो रही है जो एक एफआईआर होने के बाद हुई है कि जब राहुल गांधी ने ये किताब, बिना छपी किताब, बिना अनुमति के पब्लिश की हुई किताब, जब पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर दिखाई। लेकिन इसके अलावा एक मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, जो मतलब कि आर्मी की अपनी एक इंटेलिजेंस यूनिट होती है जिसका काम यही होता है। उसमें एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर भी एक यूनिट स्पेसिफिकली इन किताबों को लेकर ही होती है, क्योंकि आर्मी अफसर किताब लिखते हैं और किताब में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन चीजों को जांच करने का जिम्मेदारी पब्लिशर और जिस अफसर ने किताब लिखी है उसके बीच की कड़ी का काम आर्मी मिलिट्री इंटेलिजेंस की वो यूनिट करती है। वो यूनिट के अलावा दो और चीजें इसमें रो और आईबी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा बखेड़ा जो है जानबूझ करके खड़ा किया गया है। और खड़ा किस लिए किया गया है? सिर्फ चीन को फायदा पहुंचाने के लिए। आप कहेंगे इससे एक किताब से, इस विवाद से चीन का फायदा कैसे हो रहा है? देखिए, पूरा मसला क्या है इसमें? पूरा मसला ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में, जो हमारे सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से जो है ना चाइना के जो हथियार थे वो पाकिस्तान ने आजमाए। मतलब पाकिस्तान को चाइना ने टेस्ट फील्ड बनाया ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन भारतीय सिस्टम के सामने, जिसमें रूस के हथियार थे, हमारे अपने जो पिनाका, आकाश, त्रिशूल, जो हमारे अपने सिस्टम इस्तेमाल हुए इसमें, उन सब के चलते जो पाकिस्तान ने जो हथियार इस्तेमाल किए चीन के, चाहे PL5 हो, उनकी
PL-15 हो, चाहे उनके अवाक्स हो, वो सारे के सारे नेस्तनाबूद हुए थे। उससे चाइना का जो है पूरा का पूरा बाजार, पूरा का पूरा ठंडा हथियारों का जो बड़ा बाजार है, उसकी एक बहुत बड़ी रेपुटेशन उसकी डाउन थी। इसके अलावा जो ट्रेड डील है, चाइना नहीं चाहता था कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो। तो ये किताब का जो लीक होना, देखिए 1 साल से ज्यादा ये किताब पेंगुइन के पास है। पेंगुइन जो पब्लिशर हाउस है जो इसको छाप रहा है, उसके पास ये किताब 1 साल से ज्यादा लिखी हुई है। उसने मिनिस्ट्री में दी है, मिनिस्ट्री ने अब तक इसकी परमिशन नहीं दी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। उसके भी क्यों परमिशन नहीं दी, आपके मन में सवाल होगा भी 1 साल से परमिशन क्यों नहीं मिली है इसको, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। सॉरी, उसका मैं जवाब आपको दूंगा, क्योंकि सूत्रों ने वो पूरी जानकारी दे दी, क्योंकि मामला भी बड़ा हो गया है। देखिए इसमें विवाद, जो सबसे पहले आपको बताता हूं विवाद को जो चेहरा है सामने और जो हकीकत है वो मैं आपको बताता हूं। इस किताब में लिखा है, जो राहुल गांधी ने कहा है और वो बार बार कहते हैं जो उचित समझो वो करो। इस किताब में नरवणे साहब ने कहा है कि गलवान घाटी में जब चाइना की तरफ से टैंक आ गए तो उन्होंने रक्षा मंत्री को फोन किया, राजनाथ सिंह को फोन किया। राजनाथ सिंह को फोन करने के बाद उन्होंने जो हमारे जो NSA है डोभाल साहब, उनको फोन किया। जब यहां से भी कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने फोन किया मोदी जी को सीधा। तो मोदी जी को फोन करने के बाद मोदी जी ने उनसे कहा कि जो उचित समझो वो करो। अभी जो उचित समझो वो करो, सीधा अगर सैनिक भाषा में इसको समझा जाए तो इसको इससे बड़ी खुली छूट आजाद भारत के इतिहास में कभी किसी सेनाध्यक्ष को, किसी आर्मी चीफ को नहीं मिली है कि जो तुम उचित समझो तुम करो, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। लेकिन इसको इस तरह से पेश किया गया कि भाई ये सरकार की कमजोरी है। लेकिन पेश करना कैसे, इसमें गलती कहां से हुई थी कि इसको कहते हैं ना कि भाई जो दुश्मन है वो भी तो समझदार होना चाहिए। इसमें राहुल गांधी से गलती क्या हुई, इसको पेश ये करना था इनको। जो अब जानकारी निकल के आ रही है, जो सूत्र जो बता रहे हैं, जो जांच में सामने आ रही है बात, कि इसको इस तरह से पेश करना था कि मोदी जो है चाइना के साथ युद्ध चाहता था और इसीलिए उन्होंने कहा था जो उचित समझो वो करो। मतलब कि एक सैनिक अधिकारी को अगर ये कहा जाएगा जो उचित समझो वो करो, तो सैनिक अधिकारी, वो भी आर्मी चीफ, उनकी सीमा में अगर कोई टैंक घुसेगा तो उसके ऊपर सीधा ही हमला वो करेंगे। और सूत्र ये भी बता रहे हैं इस इंसिडेंट में भी जो जिसको कहते हैं ना सिग्नल फायर, अलार्म फायरिंग, भारतीय सेना की तरफ से आर्टिलरी फायर, जो उसको कहते हैं ना चेतावनी वाले, आपने देखा होगा कि वो जो गन छोड़ी जाती है, भारतीय सेना ने गोले छोड़े थे चेतावनी देते हुए चीन के सैनिकों को, चीन के टैंकों को कि भी इससे आगे अगर तुम बढ़े तो हम तुम पे हमला करेंगे। तो इसको पेश तो इसलिए करना था कि भाई भारत और पाकिस्तान का, भारत और चीन का युद्ध होते होते रुक गया। लेकिन गलती से और राहुल गांधी से इस तरह से पूरा पोर्ट्रे हो गया कि भाई ये मोदी सरकार की कमजोरी है। और यह थोड़ी सी कमजोरी जो मोदी सरकार ने दिखाई भी, क्योंकि ये जो नरवणे साहब की जो किताब में लिखी हुई चीज है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार ने खुली छूट दी थी, जो कि आजाद इतिहास के में कभी नहीं मिली। मैं आपको एक 1965 जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसकी एक घटना आपको बताता हूँ। 1965 में जो द्वारका है हमारा, वहां पे पाकिस्तान की जो नेवी है उसने द्वारकाधीश के मंदिर पे आक्रमण करने की योजना बनाई थी। द्वारका मंदिर है, उसमें वहां मंदिर में आक्रमण करने की योजना बनाई। वो तो एन समय पे, क्योंकि ईश्वर की कृपा होती, हाई टाइड आ गई समुद्र में। तो वो हाई टाइड आने की वजह से जो उन्होंने जो टारगेट फिक्स किया हुआ था कि भाई हथियार को जब गोले छोड़े जाते हैं इनके भी टारगेट फिक्स होता है, जैसे लेजर वगैरह सब चीजें होती है, वो सब चीजें थी। हाई टाइड की वजह से गड़बड़ हो गई थी। लेकिन भारतीय सेना ने जवाब जब कहा कि हम इनका जवाब दे दे, तो उनको अनुमति नहीं दी गई थी कि वो ज्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन इस वाले मसले पे तो पूरी की पूरी छूट दी गई, लेकिन इसको किसी और तरीके से पेश कर दिया गया। इसके अलावा सूत्र जो बता रहे हैं केंद्र सरकार अब नरवणे साहब के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रही है, उसका एक कारण और है। इसमें नरवणे साहब ने पूरा का पूरा डिफेंस मैकेनिज्म बता दिया है कि भाई भारत के जो पूरा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है वो तो सबके सामने, लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अपने सबसे महत्वपूर्ण फैसले, यहां तक कि परमाणु बम का कैसे इस्तेमाल करना, किस स्थिति में करना, वो तक का खुलासा सब कुछ कर दे कि डिसीजन मेकिंग सिस्टम क्या है। इसके अलावा इस किताब में एक चीज और हुई है जो भारत सरकार बर्दाश्त करने के लिए अब तैयार नहीं है, वो ये है कि इसमें कई आर्मी अफसरों के नाम इसके अंदर उजागर कर दिए गए हैं और उनमें से कई अफसर अभी भी सेवा में हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने मूड बना लिया है कि अगर नरवणे साहब जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी स्थिति क्लियर नहीं करते हैं, देखिए नरवणे साहब के लिए बहुत छोटा सा काम था कि जब उनकी किताब पे विवाद हुआ, जो कि 4 देशों में बिक भी रही है बिना छपे, तो उनको सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीजें क्लियर कर देनी थी। लेकिन उन्होंने कारणवश, किस कारणवश, यह आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि चुप्पी की कीमत क्या है।
चुप रहे वो, और उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि इस विवाद को बढ़ने दिया, और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया है कि भाई एफआईआर दर्ज हो गई है। और ये बात यहाँ अगर केंद्र सरकार का मूड बन ही गया कि इसको सबक सिखाना है, तो राहुल गांधी को 5 साल तक की सजा हो सकती है कि जो उन्होंने किताब दिखाई है वो छपी ही नहीं है, क्योंकि पेंगुइन ने साफ साफ कह दिया है। हालांकि वो दबाव में कहा है, जांच से बचने के लिए कहा है, वो जांच का अलग बात है, लेकिन पेंगुइन ने कह दिया कि किताब अभी छपी ही नहीं है, और उसी किताब को राहुल गांधी ने संसद के बाहर दिखाया। तो इम्पर्सोनेशन फोर्जरी में जो मामले हैं राहुल गांधी को 5 साल तक की सजा हो सकती है, और उनका एलओपी का पद भी जा सकता है। अब ये केंद्र सरकार के ऊपर है कि भाई वो कितना सख्त इस मामले में कहती है, लेकिन हमारे सूत्र वो ये बताते हैं, वो नरवणे साहब को एक मौका और देना चाहते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी स्थिति क्लियर करे, नहीं तो ये पूरा का पूरा केंद्र सरकार अब सख्त कदम उठाएगी और उनकी सारी सुविधाएं सब चीजें रोकी जाएंगी, के खिलाफ मामले भी चलेंगे। आपको जो अगले अपडेट जब आएगा फिर मिलेंगे। आपको खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।